हाँ तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी आज की क्लास। ये जो हम बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, ये जूलॉजी और बॉटनी दोनों में है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए क्लास है और ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। ये बॉटनी और जूलॉजी दोनों के पेपर में आपके कवर होगी। बॉटनी में जो पेपर सेकंड है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें यूनिट थर्ड है जो हम पढ़ रहे हैं। और जूलॉजी के अंदर जो पेपर सेकंड है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें सेक्शन सी है जो हम पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम इसमें पहला चैप्टर लेकर के स्टार्ट किया हुआ है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। इसके में हम पढ़ रहे हैं फिलहाल मोनोसैकेराइड्स। फिलहाल इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या? मोनोसैकेराइड्स। कल कुछ मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण हमने किया था कि मोनोसैकेराइड्स का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स के नंबर पे कार्बन की संख्या 3 है तो ट्रायोस, टेट्रोस, ये हमने कल कर लिया है। ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्टोस, सेडो, हेप्टुलोज। ठीक है, कार्बन की संख्या के आधार पे। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो उनके अंदर उपस्थित है उसके आधार पे, क्रियात्मक समूह जो है उसके आधार पे। क्रियात्मक समूह इसमें दो तरह के हो सकते हैं, एक CHO ग्रुप और दूसरा CO ग्रुप। CHO ग्रुप है तो कहलाती हैं एल्डिहाइड्स और CO ग्रुप है तो कहलाते हैं कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है ना। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ संरचनाएं हमने पढ़ी थी। कल मैंने आपको दो संरचनाएं बताई थी जो कि ट्रायोस शुगर की संरचनाएं थी। एक तो डी ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों की संरचना मैंने आपको कल बता दी थी। इससे एक बाद अब हम आगे की संरचनाएं पढ़ेंगे। देखो, डी ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इन दोनों के अंदर 3-3 कार्बन है। अब हम एक पढ़ रहे हैं संरचना ज़ाइलोज। मैंने सही बनाया था, मैंने किसी और वजह से मिटाया, आप मत मिटाइएगा, सही था वो। ठीक है, सही था वो। अब हम देख रहे हैं कार्बन की संख्या है इसमें 5। इसका जो नाम है वो है डी ज़ाइलोज। इसका नाम है डी ज़ाइलोज। देखिए, कार्बन की संख्या इसमें 5 है और जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है? एल्डिहाइड। इसका नाम होगा डी ज़ाइलोज। एक और संरचना है
ये है डी राइबोज। डी का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी आप केवल लिखते जाइए। थोड़ा सा आपको इसमें हो रहा होगा कि क्यों नहीं बताया जा रहा है, डी का क्या मतलब है सर, क्यों नहीं बता रहे हैं, मैं बाद में समझाऊंगा। पहले एक बार हम सारी संरचनाएं बनाएंगे, उसके बाद सीखेंगे डी का क्या मतलब होता है। ये है आपकी राइबोज, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये पेंटोज शुगर हैं, 1 2 3 4 5, दोनों की दोनों क्या हैं, पेंटोज शुगर हैं। एक टेट्रोज शुगर की संरचना मैं आपको बताना भूल गया, एरिथ्रोज, उसमें एक शुगर है, ये है डी एरिथ्रोस, ये है डी एरिथ्रोस। एक और पेंटोज शुगर की संरचना मैं आपको बताता हूं, ये है डी ज़ाइलुलोज। ये है डी जाइलुलोज। देखिए ध्यान देखिए कि इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो है कीटोन। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन। उसमें क्रियात्मक समूह क्या था, एल्डिहाइड। ये इसका नाम डी जाइलोज है, इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है, इसलिए इसका नाम डी जाइलुलोज है। कहीं कहीं पर अगर क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड की जगह कीटोन शिफ्ट हो जाता है, कीटोन आ जाता है इसकी जगह, तो उसमें नाम के साथ UL और जोड़ दिया जाता है, उसमें नाम के साथ UL और जोड़ दिया जाता है। जैसे ये है राइबोज, जैसे ये राइबोज शर्करा है, इस राइबोज शर्करा में क्रियात्मक समूह, ठीक है, ये है। अगर इसमें क्रियात्मक समूह इसकी जगह ये हो जाता तो इसका नाम हो जाता है राइबुलोज, इसका नाम हो जाता है राइबुलोज। ठीक इसी प्रकार से अगर क्रियात्मक समूह इसमें बदल जाए, एल्डिहाइड की जगह अगर आ जाए कीटोन, तो इसका नाम हो जाता है इराइथ्रियोलोज, इराइथ्रिलोज, ठीक है ना। तो अगर क्रियात्मक समूह जो है एल्डिहाइड की जगह अगर कीटोन आ जाता है तो उसके नाम में बीच में UL शब्द जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है इनको याद करने का, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं पर ही ऐसा होता है, कुछ में ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो दोनों की समान संरचना होती है, क्रियात्मक समूह का फर्क होता है, लेकिन वहाँ UL नहीं जोड़ा जाता। ये केवल कुछ शर्कराओं के साथ ही ऐसा किया गया है, हर एक शर्करा में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक अगली शर्करा की संरचना हम बनाते हैं, ये जो संरचना है ये है ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज।
ये संरचना है डी ग्लूकोज की। ये 6 कार्बन शुगर है। और एक संरचना हम बनाते हैं डी मैनोज। डी मैनोज, ये संरचना है डी मैनोज की। ठीक इसी तरह से एक संरचना है डी गैलेक्टोज। ये सब विभिन्न शुगर हैं, शर्कराएं हैं, जो कि हेक्सोज शर्कराएं होती हैं। ये है डी गैलेक्टोज। ये डी गैलेक्टोज की संरचना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक संरचना है ये है डी फ्रक्टोज। ये संरचना है डी फ्रक्टोज की। ये संरचना है डी फ्रक्टोज की। ये डी ग्लूकोज हो गया। देखिए इन चारों, ये जो चारों हैं, ये चारों जो हैं हेक्सोज शुगर हैं। ये और ग्लूकोज, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, ये तीनों जो हैं एल्डो हेक्सोज शुगर हैं। जबकि जो फ्रक्टोज है ये कीटो शुगर है। फ्रक्टोज जो है वो कीटो शुगर है। इन सभी में फ़र्क देख लीजिए, ये तो कीटो शुगर हुआ, बाकी तीनों एल्डोज शुगर हुई। इसके अलावा ग्लूकोज, लैक्टोज और मैनोज में क्या फ़र्क है, इनमें जो कार्बन्स के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की उपस्थिति है उसका फ़र्क है। कहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ जा रहा है, कहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर हो रहा है, तो इन्हीं की वजह से इनमें फ़र्क होता है। तो वास्तव में ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, आइसोमर्स होते हैं, समावयव रूप होते हैं। ठीक है ना, ये सभी एक दूसरे के समावयव रूप हैं, लेकिन इनका जो रासायनिक सूत्र है वो एक दूसरे से अलग अलग है। इन सभी में से डी फ्रक्टोज शर्करा सबसे मीठी होती है और ताज़े फलों और शहद में पाई जाती है।
जो डी फ्रक्टोज शर्करा होती है सबसे मीठी होती है, ताजे फल शहद में मिलती है। ताजे फल और शहद में डी फ्रक्टोज शर्करा जो होती है वो मिलती है। ग्लूकोज जीवों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ग्लूकोज जीवों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। मोस्ट एबंडेंट शुगर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट शुगर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूं। ग्लूकोज के बारे में मैं बता रहा हूं। इट इज द मोस्ट एबंडेंट शुगर। ग्लूकोज के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहां लिख देता हूं। मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। शुगर्स में जितनी प्रकार की शर्करा है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो शर्करा है वो पाई जाती है, कौन सी होती है? ग्लूकोज। मोस्ट एबंडेंट शुगर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फाउंड इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है। इट्स ऑक्सीडेशन yields energy, yields energy। इसके ऑक्सीडेशन से ऊर्जा बनती है। हिंदी में यहां पे लिख देता हूं मैं। ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? ग्लूकोज की। ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोशिकाओं में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहती है, रूप में संचित रहती है। ये जो ऊर्जा होती है ये एटीपी के रूप में संचित रहती है। दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दिस एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी के रूप में यह ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है, इसके अलावा पादप कोशिका में ये ऊर्जा यह शर्करा बहुलक के रूप में पाई जाती है। पादप कोशिका में यह बहुलक के रूप में पाई जाती है। ठीक है, फाउंड इन प्लांट सेल इन द फॉर्म ऑफ पॉलीमर्स। फाउंड इन प्लांट सेल in the form of polymer। एनिमल्स में भी पॉलीमर के रूप में ये रहती है, ग्लाइकोजन के रूप में,
और पादप कोशिकाओं में ये पॉलीमर यानी बहुलक के रूप में रहती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के रूप में। ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में आप लोग सेल स्ट्रक्चर में पढ़ रखे होंगे कि जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण होता है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज ग्लूकोज शर्करा के ही बहुलक होते हैं। ठीक उसी तरह से जो जंतु कोशिकाओं के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू में मुख्यतः ग्लाइकोजन नाम का पदार्थ पाया जाता है, या फिर जो कोशिकाओं के बीच का जो अंतः कोशिकीय स्थल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, उसमें भी ग्लाइकोजन नाम का पदार्थ पाया जाता है, वो भी ग्लूकोज से मिलकर के ही बनता है, यानी ग्लूकोज का बहुलक ही होता है। लिख लीजिए आप इसको। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके भौतिक गुण यानी मोनोसैकेराइड्स के अब हम भौतिक गुणों को पढ़ेंगे। देखिए आपकी बुक्स जो हैं उसमें आपको भौतिक और रासायनिक दोनों गुण लिखे हुए हैं, लेकिन आपको रासायनिक गुणों को नहीं पढ़ना है। रासायनिक गुण इसके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। केवल जो इसके भौतिक गुण हैं यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है ना, तो हम पढ़ते हैं इसके भौतिक गुण। एक दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे रासायनिक गुणों में, वो मैं आपको बता दूंगा। सामान्यतः सारे रासायनिक गुणों को या रासायनिक क्रियाओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड। गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। सबसे पहला तो ये रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। These are colorless crystalline substance। कोई रंग इनमें नहीं होता और क्रिस्टलीय ये पदार्थ ये होते हैं। दूसरा, स्वाद में मीठे होते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट। स्वाद में मीठे होते हैं। स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे होते हैं यानी कि स्वीट होते हैं टेस्ट में। जल में विलेय और कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, जल में विलेय व कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होते हैं। कार्बनिक यौगिक यानी कि
ईथर, एसीटोन, ईथर, एसीटोन। लेकिन एल्कोहल में जो है कार्बनिक यौगिक है, लेकिन उसमें आंशिक रूप से विलय होते हैं। एल्कोहल ये भी कार्बनिक यौगिक है, इसमें आंशिक रूप से विलय होते हैं। केवल एल्कोहल में, सभी की बात हम नहीं कर रहे, केवल एल्कोहल में आंशिक रूप से विलय होते हैं। ठीक है, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, these are soluble in water but insoluble in organic solvents, but sparingly soluble in alcohol। लिख लीजिए आप, स्पारिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल। जो एल्कोहल है उसमें ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एसिमेट्रिक कार्बन एंड डी एंड एल कन्फिग्रेशन। अब जो हम उसकी बात कर रहे थे बार बार कि डी और एल का क्या मतलब है, वो हम अब पढ़ रहे हैं कि डी और एल कन्फिग्रेशन यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, ये इसकी ग्लूकोज की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसको हम अभी पूरा नहीं कर पाएंगे, कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी मैं केवल हेडिंग लिख के छोड़ रहा हूँ। अगला इसका गुण है सममित कार्बन व डी तथा एल विन्यास। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन एंड डी एंड एल कन्फिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स आज हम यही कंक्लूड कर रहे हैं हमारा टॉपिक। कल हम इस फोर्थ पॉइंट को पढ़ेंगे, असममित कार्बन तथा डी एवं एल विन्यास, एसिमेट्रिक कार्बन एंड डी एवं एल विन्यास। उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा, जो मैं बार बार हम स्ट्रक्चर में लिख रहे थे, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, डी जाइलोज, ठीक है, डी ग्लिसरल्डिहाइड। तो वो सारी चीज़ें हमें इसके बाद समझ में आ जाएगी क्या होता है। थोड़ा लंबा टॉपिक है, पूरी 1 या 2 क्लास इसमें लगेगी, तो हम इसको कल से अगली क्लास से हम इसको कंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके।